हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। लेट्स से 2 ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग हुई तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सब बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने वाला, कुछ था ही नहीं। ये जो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, अगर इनमें तुमसे कोई पूछ ले कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है, तो बता पाओगे क्या? सर मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं आती बनानी, मैं तो बिना स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन बताओ तब जानू। मैंने कहा आज बिना स्ट्रक्चर के भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता देता हूं। जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, जहां मर्जी हो वहां लिख लो, तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है ये समझाऊंगा, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बड़े आराम से फाइंड कर पाओगे। यस, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की देखते हैं डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो इंटरमिक्सिंग है कुछ इन ऑर्बिटल की होती है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम होती है ना, लगभग सिमिलर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैपिंग की वजह से कुछ नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इस तरह से ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होके नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना, दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज, जो लगभग सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, और दूसरी चीज, जितने ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। लेट्स से 2 ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग हुई तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? सब बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने वाला, कुछ था ही नहीं। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स की बात करूं तो देखो वही फीचर लिखे हैं जो मैंने अभी बात करी है कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। इंटरमिक्सिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उन सारे नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, उनकी जो शेप होती है वो सेम होती है ना। 2 ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होने से पहले हो सकता है उनकी साइज अलग हो, उनकी एनर्जी अलग हो, उनकी शेप अलग हो, लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकलेंगे तो उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम होगी। और दूसरी चीज, अगर मान लो बॉन्ड बनाना हो किसी मॉलिक्यूल को, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाता है। जो हमारा प्योर ऑर्बिटल होता है वो वीक बॉन्ड बनाता है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये ज्यादा मजबूत बनाता है, मजबूत बॉन्ड बनाता है। वो पॉइंट यहां लिखना है। ये जो चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, है ना। क्या है ये चौथा पॉइंट? अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, लेट से 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई, नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। अब ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने की कोशिश करेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे तो उनके बीच रिपल्शन कम लगेगा, और रिपल्शन कम लगेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यही यहां पर लिखा है ना। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में ऐसी डायरेक्शंस ले लेते हैं ताकि उनके बीच रिपल्शन कम रहे और उनका जो अरेंजमेंट है वो स्टेबल रहे। अगर तुमसे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन की कोई कंडीशन है क्या, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। सबसे पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिए। यस, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरी चीज, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको जब मैं एग्जांपल दूंगा तब। और चौथा पॉइंट ये कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बिल्कुल खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना ही चाहिए, फुली फिल्ड और हमारा जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। ये तो चलो थ्योरी की बात हो गई बेटा, थ्योरी पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। हमसे जो क्वेश्चन पूछता है वो जनरली पूछता है किस पे? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने पे। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाइब्रिडेशन कितने तरह का है। एक होता है sp, जो हमें पढ़ने हैं sp2, एक होता है बेटा sp3, एक होता है sp3d, एक होता है sp3d2,
और एक होता है sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा और भी हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे dsp2 हो गया, d2sp3, d3sp3, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ते हैं, है ना, वहां पर पढ़ा जाता है। अगर इसकी आप बात करो ना तो देखो यहां पर लिखा है कि sp बोले तो एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है। sp2 मतलब एक s और 2p, एक s और 3p, एक s 3p 1d, एक s 3p 2d, एक s 3p 3d। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत सिंपल चीज है ये। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो सिंपल सी चीज, sp मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। सर ये p कौन सा होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, px py pz कोई भी हो सकता है। ये दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। सोचो अगर दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो बनेंगे। और दो नए ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। अगर दो नए ऑर्बिटल को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है तो मुझे बताओ उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 180। और 180 अगर एंगल होगा तो मुझे बताइए उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, क्या लीनियर होनी चाहिए, क्या कोई बोल ही नहीं रहा। एमओटी कब पढ़ाओगे बेटा, एमओटी भी पढ़ाएंगे जब एमओटी की बारी आएगी, है ना, एमओटी की बारी आएगी तब। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने लिखा है sp2, अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, अगर इनमें तुमसे कोई पूछ ले कि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है और परसेंटेज p कैरेक्टर कितना है, तो बता पाओगे क्या? अरे सर बिल्कुल बता देंगे। एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, इसका मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर भी 50% होगा और p कैरेक्टर भी 50% होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल है, आसानी है और क्या। अगर मान लो मैं कहूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और 2p, सर ये कौन से 2p हैं? मैंने कहा कोई भी 2p ले ले, तेरी श्रद्धा है, px py ले ले, px pz ले ले, py pz ले ले। सर तीन ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे और तीन नए ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने के लिए उनके बीच एंगल होना चाहिए 120 डिग्री का, और इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और अगर इनमें तुमसे परसेंटेज s कैरेक्टर पूछेगा तो 33.3% और परसेंटेज p कैरेक्टर पूछेगा तो 66.6%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन आता है तुम्हारा sp3। सर यहां पर एक s और 3p ऑर्बिटल आएंगे सर, यस, और चार नए ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने के लिए बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री, और इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है सर? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाता है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां जो तीनों बॉन्ड बने हैं, ये जो तीनों बॉन्ड बने हैं ये सेम है, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, है ना, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सेम है। यहां पर भी जो चारों बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सेम बॉन्ड्स है। सेम बॉन्ड्स का मतलब सर इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन? sp3d। sp3d एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि ये d ऑर्बिटल कौन सा d ऑर्बिटल होता है? सबसे पहले तो ये बताओ। यस, ये d ऑर्बिटल कौन सा d ऑर्बिटल होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, और फिर ज्योमेट्री कैसी बनती है वो तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसका जो शेप बनेगा, ज्योमेट्री बनेगा, वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये है ट्राइगोनल, है ना, बॉन्ड एंगल कितना? 120। और ये जो बॉन्ड्स हैं, देखो ये जो 1 2 3 तीन बॉन्ड है इस प्लेन में है। अगर इस बोर्ड को प्लेन मान लो तो ये तीनों बॉन्ड प्लेन में। ये वाला जो प्लेन है, बॉन्ड है वो प्लेन से बाहर, और ये वाला जो बॉन्ड है वो प्लेन के अंदर है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 90 है। इस ज्योमेट्री का क्या नाम है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया लड़कों, ये डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? dz स्क्वायर होता है। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया एक बार, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इसको शॉर्ट में TBP बोला जाता है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ये जो तीन प्लेन है, ये वाले जो तीन बॉन्ड है 1 2 और 3, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है इनको? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इक्वेटोरियल बॉन्ड को ई से दिखाया जाता है, और ये वाले जो दो बॉन्ड हैं इनका नाम दिया जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? एक्सियल बॉन्ड को ए से दिखाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जनरली एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है
एक्सियल इक्वेटोरियल से। यस, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं जनरली इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। बोलिए समझ में आई यहां तक? ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, यहां तक आप लोग थोड़ी सी चीजों के बारे में ध्यान रखें। डन है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता है। अगर मान लो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर देखोगे तो सर 25% होगा, और अगर सर परसेंटेज पी कैरेक्टर देखोगे तो सर वो 75% होगा, सर 75%। बहुत बढ़िया सर, क्या बात सर। सर अगला हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देख लेते हैं हम लोग, और अगली हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में हम लोग बात करते हैं किसकी? sp3d2 की। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। सर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक है d ऑर्बिटल। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये 2 d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? टोटल 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। जब 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बनेगी उसका क्या नाम है? देखो, ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये तो है एक ही प्लेन में, ये वाले 4 ऑर्बिटल, और ये वाला जो ऑर्बिटल है प्लेन से बाहर, ये वाला प्लेन के अंदर। इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल बोल दो, या फिर इसका एक और नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हो, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हो। इसमें बॉन्ड एंगल ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं होता। ऑल बॉन्ड्स आर सेम। ध्यान रखें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑल बॉन्ड्स आर सेम। यहां डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड बेटा, एक डी होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर। वेरी गुड, ये 2 डी ऑर्बिटल होते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। और अब इसके बाद हम लोग लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट है sp3d3। हालांकि sp3d3 के बारे में सिलेबस में ज्यादा चीज मेंशन नहीं की गई है ना, इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है sp3d3 को, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। सर एक होगा s ऑर्बिटल, एक हो और 3 होंगे p ऑर्बिटल, और सर 3 होंगे d ऑर्बिटल। जल्दी से बताइए 3 d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? 3 डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? टोटल 7 ऑर्बिटल है। 7 ऑर्बिटल है तो यहां पर जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है? पेंटागन जैसी बनती है। सर कैसी बनती है? पेंटागन जैसी। पेंटागन बनाना है, बनाना अपने आप में एक टास्क है ना, पेंटागन को बनाना अपने आप में एक टास्क है भाई। ये है सेंट्रल एटम, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4 और एक ये रहा 5। एक जो बॉन्ड होता है वो प्लेन से बाहर और एक जो बॉन्ड होता है वो प्लेन के अंदर। इसका नाम है पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यस पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ये होते हैं 72 डिग्री के, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। यस, इसमें ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है सर इनको दुनिया एक्सियल बॉन्ड के नाम से जानती है। यस, और सर ये वाले जो बॉन्ड है जो इस प्लेन में है इनको इक्वेटोरियल बोला जाता है। और यहां सर उल्टा होता है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ एक्सियल से ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ऐसा क्यों है ना। सर यहां पर डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ। सर डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? सर एक है डी जेड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एक है सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक है सर डी एक्स वाई। बहुत ही बढ़िया, गजब, जोरदार, जबरदस्त, गजब हो गया सर, एकदम पानी जोरदार हो गई है सर, है ना। ये पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। सर यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लग जाए तो हम लोग ज्योमेट्री बता सकते हैं, हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, सर हम हर चीज बता सकते हैं। लेकिन बात ये आती है सर कैसे पता लगता है कि इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन ये होगा और इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। मैंने कहा इसका पता लगाने के लिए अब तू फटाफट मेरे साथ 5 मिनट बिता ले। 5 मिनट में तुझे बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं। आओ फिर सुनो मेरी बात। हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है? निकालना होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। सर ये कैसे निकालते हैं? मैंने कहा इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, या फिर ऐसे मान ले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये तुझे कैलकुलेशन करनी होती है।
सर ये कैलकुलेशन किसके लिए करनी होती है? ये कैलकुलेशन करनी होती है तुझे सेंट्रल एटम के लिए। किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए कैलकुलेशन करनी होती है। सर एग्जांपल दो सर, है ना। और ये जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को तू बॉन्ड पेयर भी कह सकता है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और ये जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको दुनिया स्टेरिक नंबर के नाम से भी जानती है। किस नाम से? स्टेरिक नंबर के नाम से भी जानती है, एसएन बोलती है। क्या बोलती है? एसएन, है ना। आओ सर, है ना, आइए सर निकालते हैं सर। सबसे पहली चीज, ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा तब काम में आता है जब आपको स्ट्रक्चर पता होती है। क्या पता होती है? आपको जब स्ट्रक्चर पता होती है। सर देखो जैसे मान लो मैंने लिखा है H2O, H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है सर, स्ट्रक्चर हमें पता है। यस, ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है सर, इसके पास बताओ कितने लोन पेयर है? सर 2 लोन पेयर है। और सर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सर मुझे एक बात बताइए, स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने? 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी। और मुन्ना एक बात बता, 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होने वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। 1 s और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। वाह सर एकदम, अरे ये तो सर बिल्कुल आसान हो गया सर। सर ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा भाई आसानी है और क्या। आज आप BeF2 लिख दे। BeF2 की स्ट्रक्चर तुझे पता है, ये रही। ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2। इसके पास लोन पेयर कितना है? 0। तो सर इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 है, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। और 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? सर sp है। और सर ये तो बहुत आसान है। वाह वाह सर वाह, गजब। और देखो, अरे सर BF3 में भी बता दो। मैंने कहा BF3 की स्ट्रक्चर तुझे पता है, BF3 ऐसा होता है दिखने में? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। अरे तो ये देख, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवा लिया। लोन पेयर 0 और सर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 3। अरे तो मेरे भाई स्टेरिक नंबर 3 आ गया। अगर स्टेरिक नंबर 3 है मतलब 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होने वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वाह भाई वाह, एकदम जोरदार। आओ CH4 के बारे में बात करते हैं। कार्बन, अरे सर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सर इसने चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। सर कोई लोन पेयर नहीं है और सर इसके पास सिग्मा बॉन्ड 4 है। तो सर इसका स्टेरिक नंबर 4 आ गया। और 4 स्टेरिक नंबर मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 होगा। सर खत्म है ये कहानी। सर ये अगर आप मुझे रात को 3 बजे भी उठा के पूछोगे ना, सर आप अगर मुझे रात को 3 बजे भी उठा के पूछोगे ना, तब भी मैं बता दूंगा सर। हाँ आओ और एग्जांपल देते हैं। CO2, अरे सर CO2 की स्ट्रक्चर मुझे पता है सर, ये देखो ये रहा। सेंटर एटम कार्बन है सर कार्बन के पास कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? जल्दी बता सर। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा बना रहा है सर। स्टेरिक नंबर 2, और अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बता दे, sp होगा कि नहीं होगा? खत्म मामला। हाँ अरे खत्म मामला भाई, मामला खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, अरे बोलो। अगर मान लो लिखा है PCl5, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है सर, ये देखो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। अरे मैंने कहा फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोले 5। तो मैंने कहा लोन पेयर, बोले 0। और कितने सिग्मा? 5। स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। बताने की जरूरत है क्या तुझे? कर लेगा यार। अबे sp4 कुछ नहीं होता। यस sp4 कुछ नहीं होता। अच्छा और बताऊं अभी? और रुको, अभी और एग्जांपल देखो, ऐसी क्या बात है? कहां भाग रहे हो भाई? अभी नहीं भागने दूंगा बे। हाँ और आओ। जैसे मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये मैंने आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दे दी, ऐसा पूछ लिया। यस, और तुमसे पूछा है सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सारे कार्बन का। देखो जी सर, ये वाला जो कार्बन है 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर ये 1 2 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सर ये 1 2 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। सर खत्म है मामला, निपटा दिया सर। बोलो क्या करना है सर, बोलो। और देखो, और देखिए एग्जांपल। जैसे मान लो ऐसे पूछा है तुमसे H3PO4, लेट से H3PO4। अरे सर H3PO4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये रहा H3PO4,
ये रहा सर, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है सर। सिग्मा कितना है? 1 2 3 4 सर, सिग्मा 4 है सर, और स्टेरिक नंबर 4 है, और स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और सर ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। हो जाएगा मेरे हिसाब से, तुम कर लोगे। बोलो भाई, दादा बोलना पड़ेगा, कर लोगे मेरे हिसाब से? यस यस यस, कर लोगे मेरे हिसाब से, बोलिए। लेकिन तुम में से अगर कोई कहे, अगर तुम में से कोई कहे कि मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं आती सर, मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं आती बनानी, मैं तो बिना स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन बताओ तब जानू। मैंने कहा आप बिना स्ट्रक्चर के भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता देता हूं। सर मुझे स्ट्रक्चर ही नहीं आती, आ जाओ कैसे करेंगे? बिना स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है? आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करनी है। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन में सिर्फ किसको गिनना होता है? सिग्मा बॉन्ड को, है ना। आप इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना सीख लो, और इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को आप लोग स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हो। आपको स्ट्रक्चर भी नहीं आती, सोचो, है ना, स्ट्रक्चर भी नहीं आती, और ये कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? ये सेंट्रल एटम के लिए करनी है। सारी कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं हम लोग? सेंट्रल एटम के लिए। आओ जी, तो सबसे पहले वही मैंने एग्जांपल लिखा है NH3 का। लेट से सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, 5 में से 3 तो बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने, बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। सर 2 बच गए, इसका मतलब लोन पेयर कितना हो गया? 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 4, मतलब 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, और 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर भी नहीं बनानी पड़ी, खत्म हो गया मामला। हाँ, आओ PCl5, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सर 5 में से 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, 5 बॉन्ड है सर, कोई लोन पेयर नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया सर, खत्म मामला। सर SF6 लिख देते हैं सर। सर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं, तो सर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, लोन पेयर 0 है, और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपका सर बॉन्ड पेयर हो गया 6, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, सर 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर। बोलिए सर, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो लिख दिया मैंने NH4+, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही बच्चे 4, और चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। सर लोन पेयर 0 और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, सर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अरे बोलो ना यार। PCl4+, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही 4 रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 4 के 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे हैं, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलना पड़ेगा भाई। PCl6 माइनस, इसमें फास्फोरस का चेक करो। सर फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आते ही 6 हो गया, सर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे हैं, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, और सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। बताओ भाई, अरे कर लोगे क्या यार? इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए बेटा, ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, अब तो हो जाएगा। यस यस यस, बोलो 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 बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ भाई मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? बेटा जी कर लोगे क्या? यस, कर लोगे क्या? बोलिए, डन है? यस पक्का? चलो सर ये कर लेंगे हम लोग, अगर ये कर लोगे। एक छोटी सी चीज में और बता देता हूं आपको, है ना, एक छोटी सी चीज में और बता देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सोचो 2 कार्बन के बीच सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी sp3, है ना। sp3 है, इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 25%। अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मैं तुमसे पूछूं बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर बॉन्ड एंगल होगा 109.28। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे आइए, अगर मान लो तुम्हारा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, सोच के देखो ऐसा, तो सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, इसका भी क्या है? sp2।
अगर sp2 है इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा, 33.3% आएगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा बॉन्ड एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर इस केस में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा। मानते हो इस बात को? अरे सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मान लो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। मैंने आपसे कहा बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, आपने कहा सर 50%। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा बेटा बॉन्ड एंगल बताओ, आपने कहा सर बॉन्ड एंगल आ रहा है सर इसमें 180 डिग्री। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? क्या बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? क्या यस? अरे बोलो, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत है सर, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सर जो बॉन्ड एनर्जी है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? ऐसे कह सकते हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना। और जो बॉन्ड लेंथ होगी सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर के। और मैंने आपको उधर पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो भी डायरेक्टली होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल। बोलिए, समझ में आई क्या मेरी बात? यस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पढ़ाई थी, याद है तुम्हें? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हमने ये कहा था कि सर ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, जो इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, सोचो एक्सियल बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो बेटा बॉन्ड एंगल कहां ज्यादा है? इक्विटोरियल में ज्यादा है, और अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है इसका मतलब वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखें, ये जो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड्स होते हैं यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। और क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इसी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एक्सियल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या सारा सब कुछ रिलेट किया बेटा एक दूसरे से? जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, और बॉन्ड एंगल कहां ज्यादा है? इक्विटोरियल में। इसका मतलब इक्विटोरियल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखें। और ये जो तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड्स है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, और क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो इसी वजह से बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है किसमें? एक्सियल बॉन्ड्स में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वहीं पर अगर मान लो मैं पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करूं, देखो अभी बनवाया था ना पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, कहां गई? ये रही पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। यहां जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बॉन्ड एंगल ज्यादा मतलब एक्सियल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इक्विटोरियल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और इसी वजह से यहां इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और वहां एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। समझ गए क्या आप? आपको बोलना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ गए क्या? यस, आप मेरी बात को समझ गए क्या? क्या मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? पक्का? आगे बढ़ चलूं मैं? सोच लो एक बार, आगे बढ़ चलूं मैं? वाह सर वाह। और यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन, कुछ हाइब्रिडाइजेशन है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसमें से ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में है। PCl5 सॉलिड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर हमने जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला वो कौन से स्टेट में निकाला है? हमने हाइब्रिडाइजेशन अभी तक गैसियस स्टेट में निकाला है। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है सॉलिड स्टेट में। देखो PCl5 सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl4+ PCl6- में, और PCl4+ में देखो लोन पेयर तो है 0, बॉन्ड पेयर है 4, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। PCl6 में भी लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, यहां हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे, यस, अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि PCl5 सॉलिड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उसको बोलना बोथ sp3 एंड sp3d2। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे PCl5 गैस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बोलना sp3d। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में मेंशन ही ना किया हो, क्वेश्चन वाले ने मेंशन ही नहीं किया कि हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में बताना है या फिर गैसियस स्टेट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने कहा तो तू बताना
PCl5 गैस। अगर मेंशन ना किया हो तो तुझे यही बताना है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई क्या? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई क्या? यस, डन है। तो अब मैं आपके सामने ना क्या कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे PBr5 सॉलिड है, वो PBr4, ये Br है बेटा, प्लस और Br माइनस में एग्जिस्ट करता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, है ना? आप लोग चेक कर सकते हो। HCF6 सॉलिड जो होता है वो HCF5 प्लस और F माइनस, F माइनस में तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, Br माइनस अकेला, इसमें भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस करता है। अगर आपको आयंस पता लग गए तो फिर उसके बाद आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बड़े आराम से निकाल पाओगे। जैसे यहां सर जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आ गया तो 7 रह गए, 7 में से 5 बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड पेयर हो गया सर 5, लोन पेयर हो गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। स्टेरिक नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बताओ कर लोगे ये? दादा बोलना पड़ेगा, कर लोगे क्या? यस यस यस। तो अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये वाले आप खुद से करिएगा, ये वाले एग्जांपल्स आप खुद से करिएगा। I2 सॉलिड जो होता है, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, वो I3 प्लस और I3 माइनस में एग्जिस्ट करता है ना? तो ये भी आप लोग फाइंड कर लेना खुद से, हो जाएगा क्या? यस यस यस, है ना? तो लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो PCl5 का है, PCl5 सॉलिड का है। लेकिन भाई कभी पता नहीं है, जेईई एडवांस का पता नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है ना? इस वजह से मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल और भी बता दिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और करवाना चाहता हूं, एक छोटा सा टॉपिक और है वीबीटी में, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यस, पाई बॉन्ड का नाम कैसे लिखा जाता है? अरे सर मतलब पाई बॉन्ड का नाम कैसे लिखना है? मैंने कहा आजा अभी बता देता हूं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, सुनो दादा, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लो, कसम खा लो, भूलोगे नहीं, और कसम मेरी मत खाना। क्या बोला है मैंने? वापस सुनो। ब्रेक अभी नहीं मिलेगा बेटा, ब्रेक थोड़ी देर में मिलेगा, है ना? हाँ, ब्रेक थोड़ी देर में मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो अच्छे से। जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हमेशा ध्यान रखो। जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, जहां मर्जी हो वहां लिख लो, तुम्हारी श्रद्धा है। जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में काम में आ गया वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, ये वाला, और मैंने आपसे कहा ये कार्बन और कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड बना है। मुझे बता, पाई बॉन्ड बनाने में इस कार्बन और इस कार्बन का कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? आपने कहा सर देखो, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। मतलब ये जो ऑर्बिटल है इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल काम में आते हैं। लेकिन सर इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड बच गया और एक पी बॉन्ड बच गया ना। देखो पी ऑर्बिटल बच गया ना, 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से 2 पी ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बना गए, एक पी ऑर्बिटल बचा है सर जो पाई बॉन्ड बनाने में काम में आएगा। वैसे ही इस कार्बन का भी एक पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में काम में आएगा। तो इस पाई बॉन्ड का क्या नाम दिया जाएगा? पी पाई बॉन्ड नाम दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो बॉन्ड है इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका नाम क्या है? दिस पाई बॉन्ड इज पी पाई बॉन्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। यस, बहुत बढ़िया सर। और एग्जांपल कोई अभी देते हैं। देखो मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, SO4 -, ये रहा SO4 है ना, यह है सल्फेट आयन, यहां पर भी पाई बॉन्ड बना है। मुझे एक बात बताओ, ये जो सल्फर है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोले सर देखो यहां लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। मतलब सर इस सल्फर के पास कोई पी ऑर्बिटल नहीं बचा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जब कोई पी ऑर्बिटल नहीं बचा, इसका मतलब इस सल्फर का डी ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन का तो हमेशा पी ऑर्बिटल ही होता है जो पाई बॉन्ड बनाता है, बिकॉज ऑक्सीजन बेचारे के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इस पाई बॉन्ड का क्या नाम है? डी पाई पी पाई। इस पाई बॉन्ड का भी डी पाई पी पाई होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? भाई कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ यार किसको पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बताओ। अरे बोल दो मुन्ना। यस,
सही है। और देखो एक और एग्जांपल देता हूं, है ना, और कहानी समझ में आएगी। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिखा है POCl3। POCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड हो, Cl और ये रहा Cl, ये रहा सर पाई बॉन्ड। सर यहां जो P है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो सर, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसके पास लोन पेयर 0 है सर, इसका स्टेरिक नंबर 4 है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सर इसके पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है, कोई p ऑर्बिटल नहीं है जो पाई बॉन्ड बना पाए। क्यों? क्योंकि इसके तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दे वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता, है ना। इसका मतलब सर इस p का, इस फास्फोरस का d ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा, और इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा। इस पाई बॉन्ड का नाम है डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या तुम मेरी बात को समझे? क्या तुम मेरी बात को समझे क्या? यस? अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई लोगों, हाँ ना तो बोल दो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? यस? तो ये कई बार ऐसे नाम लिखा होता है, पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड, ये इस तरीके से नाम लिखा होता है, हमेशा ध्यान रखें इस बात, है ना। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट डी पाई वो हमेशा पी पाई बॉन्ड ही बनाएगा, है ना, सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट होगा तो। आओ जी कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं वीबीटी की, है ना, वीबीटी की लिमिटेशंस की बात करते हैं। और सबसे पहले लिमिटेशन है कि जो वीबीटी है इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2। अरे भैया पैरामैग्नेटिज्म का मतलब समझते हो क्या? जो जिसको क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और इसकी कंडीशन यह है कि उसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है सर, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, उसी को मैं पैरामैग्नेटिक बोलूंगा। तो अभी तक जो हमने वीबीटी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप O2 को पैरामैग्नेटिक नहीं समझा सकते। कैसे नहीं समझा सकते? सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। आप देखिए सर, यह है 1s 2 ऑर्बिटल, यह है 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और यह है 2p, 2p में 4। ये लो सर। और वैसे ही एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरे ऑक्सीजन के एटम में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। ये 2 ऑक्सीजन के एटम है, यस ऐसा ही होगा ना। अरे भाई ये 1s, ये 2s और ये 2p। अब समझो, इस ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा एक, और इसके साथ मिलके पाई बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा और एक पाई बनता है, बन गया। इसका ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन के, वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए। सर इस ऑक्सीजन के पास कोई फ्री या फिर ऐसे बोल दूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं भाई। इस इलेक्ट्रॉन की तो इस इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग हो गई, सिग्मा बन गया। वीबीटी यही तो कहता है ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तो ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, एक बॉन्ड बन गया। ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, एक बॉन्ड बन गया। तो सर ऑक्सीजन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, देखो सारे के सारे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मुझे बताओ ये O2 पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया? नहीं समझा पाओगे, इस थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता। अच्छा ठीक है सर, एक और चीज, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ H2+। H2+ में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक H+ होगा। हाइड्रोजन के पास तो 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H+ के 1s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वीबीटी ये कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन ये है कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उनके आपस में ओवरलैपिंग होगी। और सर यहां तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अरे सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सर फिर ओवरलैपिंग कैसे होगी सर? और अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो सर H2+ कैसे बनेगा? वीबीटी के अकॉर्डिंग H2+ नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम लोग MOT पढ़ेंगे, MOT में बनता है H2+। लेकिन इस चीज की H2+ की एग्जिस्टेंस को आप लोग वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मेरी बात बताइए। यस 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 यस, क्या आप मेरी बात को समझे या फिर नहीं समझे? बोलना पड़ेगा दादा, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। यस अरे बोलो। और इसी पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस जो मैं चाहता हूं 2024 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो 2024 का एक क्वेश्चन तुम्हारी नजरों के सामने ये रहा। बताओ कौन से ऑप्शन पे टिक कर दूं मैं, कौन से ऑप्शन पे टिक कर दूं? जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए। हाँ कौन से ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए, जल्दी बताइए।
कौन से ऑप्शन पे टिक करें? सर देखो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और dsp2 स्क्वायर प्लेनर। जो भी हो तुम देख लेना अपने हिसाब से, है ना। 2024 का क्वेश्चन है। आओ 2019 का क्वेश्चन, XCOF4, XCOF4 उसमें हाइब्रिडेशन बताओ और लोन पेयर बताओ जिनोन के पास। अरे क्या बात कर सर, एक्सी ये रहा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सर सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो एक्सी से 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे सर, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने काम में आ गए? 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर कितना है? 1। और सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5। सिग्मा कितना है? 5। स्टेरिक नंबर 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और सर एक इसके पास लोन पेयर होगा। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है सर। खत्म हो गया सर, सर मामला खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ्स? जेईई मेन 2021 में पूछा गया। कहां पर अनइक्वल बॉन्ड लेंथ्स हैं, कहां पर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है? बताइए कौन से ऑप्शन पे कैसे? बेटा DSP2 हम लोग उसमें पढ़ेंगे, DSP2 हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, उस समय मैं आपको DSP2 करवाऊंगा, है ना। अभी बस ध्यान रखो DSP2 में ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। यस, आ जाओ, इसमें कौन से ऑप्शन पे टिक करें? कहां अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है? देखो SF4 सल्फर। अरे सर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर है सर। सर स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5 आ गया सर। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल और इक्वेटोरियल आता है, जहां पर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, और बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कहां पर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। आइए, जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया, PCl5 वेल नोन है, NCl5 नहीं है, क्यों? अरे भैया नाइट्रोजन बेचारा 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अरे क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज नाइट्रोजन के पास डज नॉट हैव d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, बेचारे के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता। कैसे बनाएगा सर, कैसे बनाएगा सर? सर जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया, द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। 2 लोन पेयर होने चाहिए। आइए चेक करते हैं। ब्रोमीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बॉन्ड बन गए, एक ही लोन पेयर है सर। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ गए, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, बोले तो लोन पेयर 2 है सर, करेक्ट ऑप्शन है। जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 बॉन्ड बना गए सर, 4 बच गए, बोले तो यहां पर भी लोन पेयर 2 है सर, करेक्ट है। सल्फर के पास यहां एक ही लोन पेयर है सर। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी और सी। जेईई एडवांस्ड 2016 का क्वेश्चन है, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था। बताइए क्या तुम कर पाएगा इसको? अरे सर निपटा दिया हमने, सर निपटा दिया। तो एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन और है, मैं चाहता हूं इसको तुम लोग होमवर्क में करो। यस, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से निपटाओ होमवर्क में। इसी के साथ हमारा VBT हुआ खत्म।